हेलो वेलकम डियर फ्रेंड्स, मैं विक्रम अग्रवाल आपका डी लाइफ डिजिटल एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, मेरी तरफ से आपको प्यार भरा नमस्कार। जैसे बच्चों आपको पता है कि आईटीआई थ्योरी के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा है पॉलीफेज सिस्टम, बहुकलीय प्रणाली। तो इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि सिंगल फेज क्या होता है, डबल फेज क्या होता है, थ्री फेज क्या होता है। जैसे मैंने आपको यह भी बताया था कि जैसे आपने प्रैक्टिकली देखा है घर में कि कई बार जब ट्रांसमिशन लाइन, जो घर के बाहर लाइन जाती है, उसके ऊपर कोई भी कबूतर बैठा होता है तो उसकी मृत्यु क्यों नहीं होती है। और कई बार आप देखते हो कि उसकी मृत्यु हो भी जाती है, तो क्यों हो जाती है। तो बच्चों, मैंने आपको एक बात बताई थी। अभी मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले 2 मिनट बेसिक बता रहा हूं। जैसे आपको पता है कि एक होता है फेज, है ना, एक क्या होता है फेज, और एक क्या होता है बच्चों न्यूट्रल, और एक क्या होता है अर्थिंग। इन 3 चीजों को आप ध्यान से समझिए, फिर आपको थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल में इंटरेस्ट आने लगेगा कि वास्तव में ऐसा होता है। तो बच्चों, जो फेज वायर होती है ये हमेशा लगभग रेड कलर की ली जाती है, और फेज में जो करंट आता है तो उससे आपको कभी करंट नहीं लगेगा, क्योंकि सर्किट कंप्लीट करता है न्यूट्रल। तो कई बार आप देखते हो, जैसे मैं कह दूं कि 3 लाइनें जा रही है, या मैं 4 लाइनें बना देता हूं, ये 4 लाइनें हैं, ठीक है ना। जैसे मैं कह दूं कि ये आर हो गया, ये वाई हो गया, ये बी हो गया, और ये एन हो गया, न्यूट्रल। 3 फेज हो गए, एक न्यूट्रल वायर होगी। तो बच्चों, इन तीनों पर अगर कबूतर बैठे हैं, पक्षी बैठे हैं, तो उनको कुछ भी नहीं होना। जैसे मैं कह दूं इसके ऊपर पक्षी बैठा है, इसके ऊपर बैठे हैं, इसके ऊपर बैठे हैं, तो बच्चों उनको करंट नहीं आएगा। और जब मैं कह दूं कि कोई एक फेज पे बैठा है और उसकी अगर कोई भी टांग वगैरह इसके ऊपर लग रही है, तो बच्चों उसकी मृत्यु हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि फेज जो होता है ना, उसमें करंट आता है और न्यूट्रल करंट को वापस लेके जाता है। जैसे हम सांस लेते हैं ना ऐसे, तो अब उसको छोड़ना भी तो जरूरी है। तो बच्चों, वो काम करता है न्यूट्रल का। इसलिए जितना फेज जरूरी है उतना न्यूट्रल भी जरूरी है। तो बच्चों, फेज जो होता है इससे करंट आता है और न्यूट्रल से करंट वापस जाता है, तो हमारा सर्किट कंप्लीट होता है, और सर्किट कंप्लीट होने के बाद करंट फ्लो हो जाती है। कई बार हमारे घरों के अंदर देखा है कि हम मैकेनिक्स को बुलाते हैं, मिस्त्री को, तो वो क्या करता है, नीचे चप्पल रख के फिर उसके ऊपर पांव रख के फिर ठीक करता है। क्यों? क्योंकि अगर बाय चांस करंट लग गया तो वो सर्किट को कंप्लीट नहीं होने देगा। अगर उसने चप्पल नहीं पहनी, नीचे करंट आ गया तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए वो नीचे चप्पल रखता है और उसके ऊपर पांव रखता है। समझे हो ना। कई ग्लव्स का प्रयोग करते हैं, रबड़ वाले जो होते हैं, तो उसके अंदर करंट नहीं आती। तो बच्चों, ये ध्यान रखना है। अब तीसरा जो आया मेन, अर्थिंग का। अर्थिंग क्या होती है? तो बच्चों, अर्थिंग जो है ये हमेशा ग्रीन कलर की ली जाती है, हरे रंग की। हरे रंग की वायर होती है जो होती है अर्थिंग के लिए। अब अर्थिंग होती क्या है? जैसे मैं कह दूं कि कोई आपके पास घरों में इक्विपमेंट है, जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया, फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, तो बच्चों क्या होता है, एक टाइम ऐसा आता है कि वो थोड़े से जब ओल्ड हो जाते हैं, पुराने, तो उनकी वायर वगैरह जो है कहीं ना कहीं से घिस जाती है। और मौसम जो आपका है वो रेनी है, बरसाती मौसम है, जैसे मॉइस्चर्स हो गया, तो बच्चों उसमें क्या होता है कि हल्का हल्का सा करंट प्रवाहित होता है, तो जिसके कारण आपको झटका लगता है। तो बच्चों, अगर अर्थिंग दे दिया जाए, जैसे अपने घरों के अंदर अर्थिंग लगाई जाती है ना, तो अर्थिंग का मतलब क्या होता है, वो लीकेज करंट को जीरो कर दे। तो उसको लीकेज करंट कहते हैं। जैसे अपने को थोड़ा सा झटका लग गया, जैसे मैं कह दूं कि ये फ्रिज है, ठीक है ना, और फ्रिज के अंदर हल्का सा ये लीकेज करंट है, तो अगर हमारे चप्पल नहीं पहनी होगी और हम जाके फ्रिज को खोलेंगे तो झटका मारेगा। वह क्यों मारेगा? क्योंकि वो सर्किट कंप्लीट हो गया। लीकेज करंट, दैट इज फेज, और नीचे अपना न्यूट्रल, क्योंकि हमने चप्पल नहीं पहन रखी, तो वो करंट लगेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, जो 3 पिन वाला प्लग होता है इस तरीके से, तो जो ऊपर वाला जो होता है वो आपका बहुत ज्यादा एरिया का लंबा डंडा सा होता है। क्यों होता है वो बच्चे अर्थिंग के लिए होता है कि अगर इसके अंदर अर्थिंग करंट है, पहले उसको जीरो कर दे, फिर दोनों को फेज में लगाए, फिर करंट आए। अगर पहले फेज लगा दिया करंट तो उसके बाद अर्थिंग काम ही नहीं करेगी। इसलिए वो सबसे लंबी पिन होती है, जो 3 वाली होती है ना, सबसे लंबी वाली, वो अर्थिंग वायर के लिए होती है, ताकि लीकेज करंट को पहले जीरो कर दे। तो इसलिए बच्चों, अर्थिंग का प्रयोग भी इतना ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, घरों में अर्थिंग करते हैं। कैसे करते हैं? कोई गड्ढा खोद के उसके अंदर नमक वगैरह डाल के, रोड लगा के तांबे की, तो उसके बाद वो अर्थिंग कर दी जाती है। अब आप लोगों के एक दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर, रेलवे स्टेशन पे हमने देखा है जो ट्रेन चलती है, तो वो कैसे चलती है? अगर उसके अंदर बैठे हैं तो हमें करंट क्यों नहीं लगता? बच्चे, वो ऊपर जो होता है ना उसका पेन स्टॉक, वो उसके साथ कनेक्ट होता है ना, वो फेज हो गया। उसके बाद मोटर की बॉडी जो है उसके अंदर फेज करंट है,
उसके जो चक्के होते हैं फिर वो नीचे क्या होता है, उसके ट्रैक से जुड़े होते हैं, तो जगह जगह से इनके कनेक्शन लिए होते हैं नीचे से, इसलिए हमें करंट नहीं लगता। तो उसकी अर्थिंग भी की होती है, समझ रहे हो ना बात को। तो जगह जगह से न्यूट्रल पॉइंट दिया होता है जिसके कारण करंट नहीं लगता। अगर आपने ट्रेन पर खड़े होकर नंगे पांव ऊपर हाथ लगा दिया तो आपको करंट लग जाएगा, उसी समय डेथ हो जाएगी। और वरना आप झूलते रहो फेज वाली लाइन पकड़ के, कुछ नहीं होगा जब तक न्यूट्रल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये तो था थोड़ा सा बेसिक, जैसे आपको कंफ्यूजन था कि सर फेज, न्यूट्रल और अर्थिंग होती क्या है। बाकी इसका एक पूरा चैप्टर है, वो मैं अर्थिंग और ग्राउंडिंग के अंदर पढ़ाऊंगा। अब हम थोड़ा सा चलते हैं 3 फेज, ये जो हम पढ़ रहे थे 3 फेज सिस्टम। तो बच्चों इसके अंदर आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं ब्लोंडल थ्योरम। ये ब्लोंडल थ्योरम क्या होती है, बहुत ध्यान से पढ़ना। क्या होती है ब्लोंडल थ्योरम? तो ब्लोंडल का प्रमेय बोलते हैं इसको हिंदी के अंदर। तो बच्चों ये क्या होती है, मैं आपको थोड़ा सा जनरली बता देता हूं, उसके बाद हम थोड़ा सा पढ़ के भी बता देंगे। जैसे आपने सुना होगा कि अगर न्यूट्रल पॉइंट ना हो, जैसे मैं कह दूं 3 फेज है, तो 3 फेज के अंदर बच्चों कितनी वायर होगी, 3 वायर होगी, मतलब 3 तार होंगे, है ना। और अगर मैं इसके अंदर कह देता न्यूट्रल पॉइंट है, तो मैं कितना कहूंगा कि 3 फेज 4 वायर, क्योंकि एक वायर किसकी होगी, न्यूट्रल की होगी। तो बच्चों ब्लोंडल का प्रमेय क्या कहता है कि अगर जिस प्रणाली के अंदर न्यूट्रल सिस्टम नहीं होगा, कहने का मतलब जितने फेज होंगे उतनी तार होगी, तो उसके अंदर जो शक्ति मापने के लिए कितने वाट मीटर चाहिएंगे, जितने फेज होंगे उससे एक कम। मतलब अगर 3 फेज है तो मुझे कितने वाट मीटर चाहिएंगे, 2। और अगर मैं दूसरी बात कहना चाहूं कि जितने फेज है और न्यूट्रल पॉइंट है, न्यूट्रल पॉइंट है तो इसका मतलब एक तार ज्यादा होगी, तो बच्चों इसमें जितने फेज होंगे उतने ही वाट मीटर चाहिएंगे। मतलब 3 फेज है तो कितने वाट मीटर, 3 वाट मीटर। 2 बातें समझ में आ गई। तीसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि बच्चे अब ज्यादा दिमाग मत लगाना, 1 वाट मीटर तो चाहिए ही चाहिए। कहीं आप दिमाग लगा लो कि सर अगर मैं कह दूं सिंगल फेज सिंगल वायर है, तो आप तो ये कह रहे हो कि इससे एक कम और एक में से 0, तो बच्चों 1 वाट मीटर तो चाहिए ही चाहिए। अब इतना मैंने बता दिया, अब हम चलते हैं इसके ऊपर आके बता देते हैं आपको। देखिए इस प्रमेय के अनुसार n फेज n वायर प्रणाली हो तो शक्ति मापने के लिए n-1 वाट मीटर की आवश्यकता होगी। कितने वाट मीटर की, n-1। तो 3 - 1 बोला था ना मैंने, 2। तो बच्चों यही लाइन है कि एक जितने फेज होंगे जितनी तारें होगी तो उसके लिए n-1 मतलब जितने फेज होंगे उससे एक कम वाट मीटर की आवश्यकता पड़ेगी। उदाहरण के तौर पर 3 फेज 3 तार प्रणाली हो, जैसे मैंने बताया था ना 3 फेज 3 तार, तो शक्ति मापने के लिए 3-1 मतलब 2 वाट मीटर की आवश्यकता होगी। तो कितने वाट मीटर चाहिएंगे, 2। इस प्रमेय के अनुसार यदि n फेज n+1 वायर यानी एक न्यूट्रल वायर पॉइंट हो तो शक्ति मापने के लिए जितने फेज होंगे उतने ही वाट मीटर की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे 3 फेज 4 वायर था तो मैंने कहा जितने फेज होंगे उतने वाट मीटर। कितने वाट मीटर, 3 वाट मीटर। तो उदाहरण के तौर पर 3 फेज 4 तार प्रणाली हो तो शक्ति मापने के लिए 3 वाट मीटर की आवश्यकता पड़ेगी। और शक्ति मापने के लिए कम से कम 1 वाट मीटर की आवश्यकता अवश्य होती है, जैसे मैंने आपको बताया। तो बच्चों जैसे मैंने आपको 2 मिनट में पहले बताया वही लाइनें ये लिखी हुई है, तो आप इनको नोट कर लीजिए, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ब्लोंडल का प्रमेय। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट। अब यहां पर हमारे पास आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैलेंस लोड और अनबैलेंस लोड। बच्चों एक होता है संतुलित भार, एक होता है असंतुलित भार। तो आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि बैलेंस क्या होता है, अनबैलेंस क्या होता है। बच्चों बैलेंस क्या होता है, मान लो आपके पास एक तराजू है, तराजू में एक तरफ आपने 1 किलो का बाट रख दिया, मतलब 1 किलो का वजन जो आप तोलते हो, और एक तरफ आपने 1 किलो आलू रख दिए, तो वो तराजू दोनों तरफ क्या कर देगा, बैलेंस कर देगा ना। और दूसरी बात मैं कहूं 1 किलो का बाट रख दो और इधर 2 किलो आलू रख दो, तो वो बैलेंस होगा क्या, नहीं होगा। तो कहने का मतलब जब हमारा लोड, जब हमारा कोई भार, विद्युत धारा बराबर होगी सभी फेज के अंदर तो उसको मैं बैलेंस लोड बोलूंगा, और जब मेरा इक्वल नहीं होगी तो उसको मैं अनबैलेंस मतलब असंतुलित बोलूंगा। तो अब मेरा यही बात है, ये देखिए 3 फेज सर्किट विद बैलेंस एंड अनबैलेंस लोड।
तो 3 कलीय भार परिपथ चाहे स्टार संयोजित हो या डेल्टा भार के अनुसार कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है संतुलित परिपथ और दूसरा कौन सा होता है बच्चे? असंतुलित परिपथ। तो संतुलित परिपथ क्या होते हैं? वे परिपथ जिसमें तीनों कलाओं पर मतलब तीनों फेजों पर समान प्रतिबाधा और समान व्यवहार का विद्युत भार जुड़ा हो तो संतुलित परिपथ कहलाते हैं। यही तो मैंने बोला था कि आपकी समान इंपीडेंस और समान आपका विद्युत भार, तो उसको हम क्या बोलेंगे? संतुलित परिपथ। अब आप इसका डायग्राम देख सकते हो बच्चों। इसका जो डायग्राम है ना, इसमें देखिए, अगर मैं कहूं ये मेरी 3 फेज की सप्लाई होगी, 3 फेज हो गए आर वाई बी, ठीक है ना। अब मेरा अगर ये आर है और ये वाई है और ये बी है, तो बच्चों इसके अंदर जो करंट होगा, ये करंट ये आई आर होगा ना, आई आर करंट, क्योंकि आर फेज है तो इसका करंट कौन सा होगा मेरे बच्चे? आई आर। और अगर ये वाई फेज है तो इसमें करंट कौन सा होगा? आई वाई। और तीसरा फेज ये कौन सा है? बी, तो करंट कौन सा होगा? आई बी। सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। अगर ये डायग्राम आपको नहीं दिख रहा है तो मैं बता देता हूं आपको डायग्राम। इस तरीके से एक मैंने 3 फेज की सप्लाई बना दी है। तो बच्चों इसको नाम जो है वो आप दे दो आर वाई बी। ये मेरा आर है, ये मेरा वाई है और ये मेरा बी है। समझ गए ना बात को। और ये तो 3 फेज की सप्लाई होगी और 3 फेज का आप एक कोई लोड लगा दो, चाहे जनरेटर का लगा दो चाहे किसी चीज का लगा दो, तो वह मैं लोड लगा देता हूं। ये मैंने लोड लगा दिया। अब बच्चों आपको करना क्या है? ध्यान ये रखना कि आर का जो है वो आर से मिला दो। ये मैंने आर का आर से मिला दिया ना। उसके बाद वाई का वाई से मिला दो, तो यहां से वाई का वाई से मिला दो। उसके बाद क्या करना है? बी का बी से मिला दो। तो बी का बी से कैसे मिलाओगे? इस तरीके से। ये बी का मैंने बी से मिला दिया ना। और इसका जो न्यूट्रल पॉइंट है वो न्यूट्रल से मिला दो। तो ये इसका न्यूट्रल पॉइंट है और इसका न्यूट्रल पॉइंट कौन सा है? ये है। समझ गए बात को। अब करंट कौन सी थी बच्चों? करंट मेरा अगर ये आर है तो इसके अंदर करंट होगा आई आर। कौन सा करंट होगा? आई आर। और अगर मेरा ये वाई था तो ये मेरा कौन सा करंट होगा? आई वाई। कौन सा करंट होगा? आई वाई। और तीसरा अगर मैं कहूं तो ये मेरा करंट कौन सा होगा? आई बी। ठीक है। और ये मेरे फेज कौन से थे? आर, और उसके बाद में वाई, और उसके बाद में बी। तो बच्चों ये ध्यान रखना बस। अब ये बन गया ना। अच्छा ये तो आपका लोड है ना, ये आपका लोड है, ठीक है। अब ये जोड़ दिया। अब क्या करना है? ये न्यूट्रल पॉइंट है। तो न्यूट्रल पॉइंट में बच्चों आप क्या करोगे? मेरी बात सुनो ध्यान से कि अगर मैं आपसे एक ही बात करूं कि ये आई आर है, ये आई वाई है और ये आपका आई बी है, तो बच्चों इसके अंदर अब आपको यह सोचना है, सिंपल सी बात है कि अगर ये आई आर करंट है तो इसके अंदर भी ये क्या होगा? आई आर। और ये आई वाई है तो इसके अंदर भी आई वाई होगा और इसके अंदर भी आई बी होगा। तो अब आपको करना क्या है? इसके अंदर ये तीनों जब जुड़ेंगे तो बच्चों न्यूट्रल पॉइंट पर संतुलित के अंदर क्या होता है? धारा का मान 0 होता है। कितना होता है? 0। तो यहां से आपका जो भी बनेगा क्या बन जाएगा कि जो आई आर आया इस तरीके से आपका 0 हो गया, आई वाई जो आया इस तरीके से गया, इस तरीके से 0 हो गया, आई बी ऐसे गया और आई बी ऐसे जाने के बाद आपका क्या हो गया? इस तरीके से 0 हो गया। अब ध्यान इसके अंदर ये रखना कि ये आपका y होगा इसके अंदर आर वाई बी, तभी तो y का y के साथ जुड़ा है, ठीक है ना। तो सारे करंट जो है न्यूट्रल पॉइंट पर क्या हो जाएंगे? 0। तो मैं ये कह सकता हूं आई एन जो है वो भी 0 है। क्या है? आई एन 0 है। और आई एन 0 है तो ये देखो संतुलित परिपथ में न्यूट्रल धारा क्या होती है? 0। तो अगर बच्चों ये 0 है तो आई आर आई वाई आई बी ये तीनों बराबर है, तभी संतुलित बोला आपने। और उदासीन बिंदु एन पर धारा क्या हो जाएगी? आई एन बराबर आई आर प्लस आई वाई प्लस आई बी। और जब ये 0 है तो बच्चों आई आर वाई प्लस आई बी आई एन बराबर 0। तो इसको हम बोलते हैं संतुलित। बस ध्यान ये रखना कि आपका जो कनेक्शन है वो ऐसे ही होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए ये करंट आपका इस तरीके से गया, ऐसे 0 हो गया, वापिस ऐसे गया, उसके बाद में ऐसे गया वापिस 0, ऐसे गया और ऐसे वापिस 0।
तो ये आपका क्या है बच्चों, 3 फेज का आपका लोड लगा हुआ था, 3 फेज की सप्लाई थी। तो आपको ध्यान रखना है कि बैलेंस लोड पर न्यूट्रल पॉइंट पर आपका धारा का मान टोटल क्या होता है, 0 होता है। बैलेंस के लिए होता है न्यूट्रल पर 0। अगर न्यूट्रल पर 0 है तो करंट आपका सेम है, IR IY IB, और वो न्यूट्रल करंट के बराबर होता है, तो उसका मान भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बस यही ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं असंतुलित की बात करूं तो असंतुलित के अंदर बच्चों क्या होता है कि लोड आपका समान नहीं होता है तीनों पर। ये 2 पर अलग अलग हो सकता है, तीनों पर अलग अलग हो सकता है। तो वे परिपथ जिनकी तीनों कलाओं पर समान प्रतिबाधा या समान प्रकृति का लोड न होने के कारण या समान कला वोल्टेज न होने के कारण इसकी तीनों कला परिपथों की विद्युत स्थिति भी समान नहीं होती है। तो बच्चों जब वोल्टेज समान नहीं होती है, इंपीडेंस सेम नहीं होता है, तो धारा कैसे सेम हो जाएगी, ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या है, अनबैलेंस करने के लिए हमने एक क्या लगा दिया, इसके अंदर कैपेसिटर लगा दिया। देखो ये तो आपका RYB 3 फेज का ही है सप्लाई, परंतु यहां पर लोड जो लगाया है ये देखिए, इसके अंदर आपका सिर्फ इंपीडेंस और L लगा हुआ था ना, RL, इसके अंदर भी यही, परंतु यहां कैपेसिटर लगा दिया। अब कैपेसिटर लगा दिया तो बच्चों लोड क्या हो गया, अनबैलेंस। तो अनबैलेंस लोड हो गया तो उसके अंदर अनबैलेंस ही वोल्टेज होगी, जो कि मतलब समान नहीं होगी और ना ही धारा समान होगी। तो कहने का मतलब अगर मैं इस पर न्यूट्रल पॉइंट पर KCL लगाऊं तो KCL लगाऊंगा तो क्या होगा बच्चों, ये सारे आपके करंट जो हैं बाहर जा रहे हैं, IR IY IB, और प्लस में IN बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो अगर ये 0 के बराबर टोटल 0 होगा, न्यूट्रल पॉइंट पर जो सम है वो 0 नहीं होगा कभी भी, देख लेना, क्योंकि अनबैलेंस असंतुलित परिपथ में न्यूट्रल पॉइंट कभी 0 नहीं होता है। अगर 0 हो गया तो बच्चों संतुलित हो गया। तो इस स्थिति में 2 अथवा तीनों कला परिपथों में विद्युत धाराएं समान नहीं होती है और विभिन्न कला कोणों पर स्थित होती है, इसलिए न्यूट्रल धारा कभी शून्य नहीं होती है, कभी शून्य नहीं होती है। यह बात लिख लेना। कभी शून्य नहीं होती है। अगर न्यूट्रल धारा कभी शून्य नहीं होती है तो बच्चों जब इनका समेशन, ये क्या है, ये आपका यहां पर नोडल एनालिसिस क्या बोलती है, केसीएल यही बोलता है कि जो आपका नोड या जंक्शन है, इस पर आने और जाने वाली विद्युत धाराओं का टोटल अलजेब्रिक सम किसके बराबर होता है, शून्य के बराबर। तो ये सारे जोड़ लिए, ये किसके बराबर रख दिया, शून्य के बराबर। आयन यहां से निकाला तो बच्चों उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो आयन की कुछ न कुछ यहां पर वैल्यू आएगी, तो वो न्यूट्रल धारा होगी। और उसके अंदर संतुलित के अंदर आयन का मान शून्य हो गया था, इसलिए हमने उसको क्या बोला था, बैलेंस लोड। बैलेंस लोड का मतलब बच्चों यही होता है कि तीनों जो आपके हैं RYB, मतलब तीनों जो लोड है आपके, वो तीनों बराबर थे, वोल्टेज बराबर थी, धारा बराबर थी। तो न्यूट्रल धारा भी क्या हो गई, शून्य। न्यूट्रल धारा शून्य हो गई तो अपने आप ही शून्य होगी। उसके बाद इसके अंदर लोड हमने अनबैलेंस लगाया। कैसे, इसके अंदर हमने कैपेसिटर लगा दिया और ये दोनों क्या है, L और Z लगा हुआ है। तो बच्चों अनबैलेंस लोड लगाओगे तो अनबैलेंस ही तो धारा होगी, अनबैलेंस ही वोल्टेज होगी, तो आयन कभी शून्य होगा ही नहीं। तो बच्चों आयन का मान यहां है कुछ ना कुछ आएगा। ओके, तो बस यही ध्यान रखना कि बैलेंस लोड और अनबैलेंस लोड होता क्या है। अब हमने पावर मापने के लिए बच्चों इसमें देखिए, जो 3 फेज प्रणाली होती है उसमें हम शक्ति कैसे मापते हैं, तो पावर मेजरमेंट इन 3 फेज सिस्टम। तो बच्चों यहां से देखिए, 3 कलीय प्रणाली में शक्ति मापन के लिए 3 विधियों का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन सी, एक होता है बच्चों 1 वाट मीटर विधि, मतलब 1 वाट मीटर मेथड, और एक होता है 2 वाट मीटर मेथड, और एक होता है 3 वाट मीटर मेथड। तो यहां पर मैं बात करता हूं 1 वाट मीटर मेथड क्या होता है। तो बच्चों इस विधि का प्रयोग संतुलित लोड की पावर को मापने के लिए किया जाता है। मतलब मैं कह सकता हूं कि बैलेंस लोड की पावर, जो बैलेंस लोड की पावर है उसकी पावर को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, हम सिंगल वाट मीटर मेथड का। तो बच्चों यहां पर सिंगल वाट मीटर मेथड है,
तो मैंने 1 वाट मीटर लगा दिया। ये क्या है बच्चों? वाट मीटर। और इसके अंदर ऊपर जो दिख रही है इसको बोलते हैं करंट कॉइल। कौन सी वो कॉइल? सीसी, करंट कॉइल। और नीचे वाली आपकी क्या है? पोटेंशियल कॉइल। तो बच्चों करंट कॉइल जो होती है वो करंट को मापती है और पोटेंशियल कॉइल जो होती है वो वोल्टेज को मापती है, ठीक है ना। तो आपका 1 वाट मीटर लगा हुआ है 1 वाट मीटर विधि में, और RL ये आपका क्या लगा हुआ है? लोड। तो ये क्या करेगा? हमारी शक्ति को मापेगा। तो इसके अंदर 3 फेज हो गए, R, Y और B, ठीक है ना। तो इसका प्रयोग हम कहां करते हैं? संतुलित लोड की पावर को मापने के लिए कौन सी विधि मापते हैं? 1 वाट मीटर विधि। इसमें न्यूट्रल तार का होना आवश्यक होता है। तो बच्चों न्यूट्रल तार होना बहुत जरूरी है। किसी एक कलिया की श्रेणी में करंट कॉइल तथा प्रेशर कॉइल, प्रेशर कॉइल को बच्चों वोल्टेज कॉइल भी बोलते हैं, कलिया तथा न्यूट्रल तार के समांतर में लगाई जाती है। तो बच्चों एक कलिया की श्रेणी में करंट कॉइल तथा प्रेशर कॉइल न्यूट्रल तार के समांतर में लगाई जाती है। वो आप डायग्राम में देखिए, ये देखिए करंट कॉइल और ये पोटेंशियल कॉइल कैसे लगी हुई है बच्चों? समांतर के अंदर लगी हुई है। और ये आपकी कौन सी है? ये न्यूट्रल वायर है। तो आप इसको ध्यान से देख सकते हो, कौन सी वायर है? ये न्यूट्रल वायर है। तो यहां से आप देखो न्यूट्रल वायर हो गई है, और ये आपकी कौन सी है? करंट कॉइल। तो ये जब यहां पर कनेक्शन लिया गया है तो बच्चों यहां से आपकी धारा विभाजित हो गई, और धारा विभाजित हो गई इसका मतलब ये किस में लगा हुआ है? समांतर क्रम में, ठीक है। इस विधि द्वारा कुल शक्ति निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात की जाती है। तो कुल शक्ति हम कैसे निकालते हैं? W बराबर √3WP, और WP बच्चों क्या है? वाट मीटर की रीडिंग है। तो आपको कैसे याद रखना है कि वाट मीटर आपकी शक्ति कैसे निर्धारित करेगा? तो √3WP, जितना वाट मीटर ने रीड किया है वो उसकी शक्ति आ जाएगी, ये ध्यान रखना। और शक्ति गुणांक जो होता है बच्चों वो cos फाई होता है। cos फाई का फॉर्मूला होता है R/Z, साधारण तरीके से देखें तो, परंतु एक सिंगल वाट मीटर के अंदर देखें तो W बराबर √3VLIL। अब यहां पर W क्या है? जो आपने शक्ति मापी है, और VLIL क्या है? लाइन वोल्टेज इंटू लाइन धारा। तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो न्यूट्रल तार का होना आवश्यक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो सिंगल वाट मीटर मेथड का हम किसके लिए यूज करते हैं? बैलेंस लोड की पावर को मापने के लिए हम सिंगल वाट मीटर मेथड का प्रयोग करते हैं। अब यहां पर आया मेरे पास 2 वाट मीटर मेथड, सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है, और मैं आपको इसका थोड़ा सा फेजर बताकर इसका मैं आपको एक टेबल बनाऊंगा जिसमें से क्वेश्चन आपका पक्का आता है। तो बच्चों ये होता क्या है? पहले तो ये देखिए, 2 वाट मीटर मेथड मतलब 2 वाट मीटर विधि बोलते हैं इसको। तो बच्चों अगर 2 वाट मीटर मेथड है तो इसके अंदर वाट मीटर कितने होंगे? 2 होंगे। तो इस विधि में 2 वाट मीटर प्रयोग किए जाते हैं, समझ रहे हो ना बात को। तो बच्चों यहां पर 1 वाट मीटर तो मेरा ये रहा, ठीक है, जिसको W1 लिखा है, और 1 वाट मीटर ये रहा, W2 लिखा है ना। और ये आपका लगा हुआ है लोड RL। तो बच्चों एक बात बताओ, ये आपका जो 2 वाट मीटर मेथड है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही बनता है कि आप इसका प्रयोग कहां करते हो? तो बच्चों ये संतुलित लोड के लिए भी करते हैं और असंतुलित के लिए भी करते हैं। आप कहोगे सर कैसे? तो बच्चों मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं कह दूं कि 2 फेज या मैं कह दूं 3 फेज 3 वायर, आपको दोनों एग्जांपल देके बताता हूं। मेरे पास 3 फेज 3 तार का एक सिस्टम है, और दूसरा अगर मैं बात करूं तो 3 फेज 4 तार का सिस्टम है, ठीक है ना। एक तो मेरे पास है 3 फेज 3 तार का सिस्टम, एक मेरे पास है 3 फेज 4 तार का सिस्टम। तो यहां पर अगर 3 फेज 3 तार का सिस्टम है मतलब न्यूट्रल पॉइंट नहीं है, तो जितना फेज है उससे एक कम, तो 3 फेज है तो उससे एक कम कितने वाट मीटर चाहिएंगे? 2 वाट मीटर। तो ये तो हो गया बच्चों किसके लिए? लोड संतुलित के लिए। अब मेरे पास आया लोड असंतुलित के लिए। अगर असंतुलित लोड करना है ना तो फिर एक काम करो, आप यहां पर 2 फेज 3 वायर लो। मैं इसी के अंदर एग्जांपल सेट कर देता हूं, 2 फेज 3 तार। अब देखो असंतुलित है ना ये,
क्योंकि न्यूट्रल पॉइंट है इसके अंदर। तो बच्चों असंतुलित है तो मेरे को एक बात बताओ, ये 2 फेज है, ये 3 वायर है, एक न्यूट्रल पॉइंट है ना, तो जितने फेज होते हैं उतने वाट मीटर चाहिए। तो यहां पर 2 फेज है तो कितने वाट मीटर चाहिए? 2 वाट मीटर। इसके अंदर भी कितने वाट मीटर चाहिए थे? 2 वाट मीटर। तो ये था संतुलित और ये क्या था? असंतुलित। तो 2 वाट मीटर विधि का प्रयोग लोड संतुलित और लोड असंतुलित किसी भी प्रकार का हो सकता है। तो बच्चों आपको रट्टा नहीं मारना है। आप क्या करते हो? रट्टा मारते हो। तो संतुलित लोड होगा या असंतुलित लोड होगा, तो दोनों के लिए मैं कौन सा वाट मीटर प्रयोग करूंगा? 2 वाट मीटर विधि। ठीक है। अब यहां पर ये टेबल जो समझ गया उसके लिए कोई भी मुश्किल नहीं है। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं, दोनों वाट मीटर W1 W2 को नियमानुसार संयोजित किया जाता है। छोड़िए इस चीज को। आपके पास कितने वाट मीटर है? 2, W1 W2। अब देखिए फाई बच्चों बोलते हैं कोण को, कि एंगल कितना कितना हो सकता है? 0, 30, 60 बाद की बात है। कोस फाई क्या होता है? शक्ति गुणांक, पावर फैक्टर। अब ये W1 आप कहोगे सर ये कहां से ले आए आप? √3 VP IP cos 30 - फाई। फिर कहोगे सर ये कहां से ले आए? √3 VP IP cos 30 + फाई। और W1 और W2 का संबंध। तो आपको मैं अपनी नॉलेज के लिए बता दूं कि जो ITI वाले बच्चे हैं उनके लिए एक तो आपकी cos फाई वाली जो आपकी टेबल दिख रही है, और एक W1 और W2 का संबंध। ये 2 चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि 2 वाट मीटर विधि में अगर वाट मीटर का पाठ्यांक W1 = W2 है तो शक्ति गुणांक का मान होगा, ऑप्शन 4 बना देगा, इकाई 0, 0.5, 0.866, ऐसा क्वेश्चन बनेगा। तो मैं आपको बता दूं, देखो √3 VP IP cos 30 - फाई ये फेजर डायग्राम बनता है। तो फेजर डायग्राम में 30 डिग्री एंगल जो है वो लैग करता है, ठीक है ना, और इसके अंदर 30 डिग्री एंगल जो है वो लीड करता है। तो वो फेजर डायग्राम आपको नहीं समझना है, ठीक है ना। फेजर डायग्राम बच्चों आपको डिप्लोमा बीटेक वालों को समझाया जाता है। तो आपको क्या करना है, ये आपकी पावर तो आपने फॉर्मूला तो सुना हुआ ना, √3 VP IP cos फाई। बस आप ये सोच लीजिए कि 1 वाट मीटर में एंगल लैग करता है और 1 में आपका लीड करता है। अब ये देखिए कि अगर मैं 0 डिग्री रखूंगा, अगर मैं 0 डिग्री रखूंगा तो cos 0 कितना होता है? 1। cos 0 कितना होता है? 1। तो बच्चों यहां पर फाई की जगह क्या रख रहे हो? 0 रख रहे हो ना। तो अगर मैं 0 रखूंगा तो √3 VP IP cos 30 - 30 क्या हो जाएगा बच्चों? cos 30 - 30। तो बच्चों यहां पर 0 हो जाएगा। अगर 0 हो गया तो cos 0 क्या होता है? 1। तो √3 VP IP cos 30 मैंने लिख दिया ना, क्योंकि बच्चों यहां पर 0 है तो 30 में से 0 घटाओगे तो 30 ही तो बचेगा। और cos 30 होता क्या है? जल्दी से बताइए। cos 30 होता है √3/2। तो √3/2 की जब इससे गुना करोगे √3 से, तो √3 × √3 कितना हो जाएगा? 3/2। तो यही तो लिखा है 3/2 VP IP। कुछ नहीं करना बच्चे, 30 - फाई है ना, फाई की जगह मैंने क्या रखा है? 0। तो बचा क्या? cos 30, और cos 30 का मान होता है √3/2। तो √3 × √3 3 और नीचे 2 VP IP। अब यहां पर देखिए, यहां पर भी तो 0 रखना है। तो 30 + 0 भी क्या होता है? 30। तो cos 30 होता क्या है? √3। तो √3 × √3 3/2 VP IP। अब देखो इसका भी मान ये, इसका भी मान ये, तो मैंने संबंध में क्या लिख दिया? W1 = W2। तो आपको अगर ये समझ में नहीं आ रहा ना तो भी कोई बात नहीं है, बस थोड़ा सा आप देखिए कि ऐसा होता है, आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा, ठीक है। अब एक और समझिए, अगर मैं यहां पर थीटा की जगह मतलब फाई की जगह 30 रखता हूं तो आपको पता है cos 30 होता है √3/2, जिसको भाग करते हैं तो 0.866 आता है। अब इसको छोड़िए, थीटा की जगह कितना रखना है? 30 रखना है ना। तो बच्चों 30 - 30 क्या हो जाएगा? 0। और cos 0 क्या होता है? 1। तो मेरे पास आ गया √3 VP IP, क्योंकि cos 0 तो 1 होता है, ये बन गया। अब यहां पर मेरे को 30 रखना है ना, तो cos 60 कितना होता है? cos 60 बच्चों जब cos 30 आपका ये होता है तो cos 60 होता है 1/2। तो यहां पर क्या आ जाएगा? √3 × 1/2 कितना होता है? √3/2, √3/2 VP IP। अब यहां पर √3 VP IP है और यहां पर √3/2 VP IP है, मतलब W1 जो है वो W2 से डबल है।
तो मैंने क्या लिखा, W1 बराबर 2W2। अगर W2 की वैल्यू 50 होगी तो इसकी कितनी होगी, 100। तो आपके काम की चीज है ये। वो क्या कहेगा कि 2 वाटमीटर विधि में पहला वाटमीटर 100 वाट रीडिंग कर रहा है और दूसरा वाटमीटर 50 वाट रीडिंग कर रहा है, तो उसका शक्ति गुणांक क्या होगा, आपका ये क्वेश्चन है। तो आप कहोगे सर 0.866, भाग के बोलोगे ना। तो परंतु बच्चों ये चीज समझ में नहीं आ रही ना, तो कोई बात नहीं है, सिर्फ आपको समझना है कि ऐसा होता है, क्यों आता है ऐसा, कभी दिमाग में सोचा, ऐसे आता है वो। अब देखिए कोस फाई की जगह क्या रखूंगा, 60। कोस 60 होता क्या है, 0.5। अगर मैं 30 माइनस 60 करूंगा तो बच्चों यहां पर -30 बचेगा, और कोस माइनस थीटा बराबर कोस थीटा। ठीक है, तो -30 बचा, तो कोस -30 क्या होगा, कोस 30। और कोस 30 क्या होता है, √3/2। तो √3/2 करूंगा तो √3 इंटू √3, 3/2 VPIP आ गया ना। अब यहां पर देखिए, आप 60 करोगे यहां पे, तो बच्चों यहां पर 30 प्लस 60 90। कोस 90 कितना होता है, 0। तो W2 आ गया 0। ये तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा ही पूछेगा, 2 बार पूछता है ये क्वेश्चन। क्या पूछता है कि 2 वाटमीटर विधि में 1 वाटमीटर 0 रीडिंग दिखा रहा हो तो शक्ति गुणांक क्या होगा, तो आप कहोगे 0.5। तो जब ये पता होगा तभी तो ना। और ये भी पूछ सकता है कि दूसरा वाटमीटर जो रीड है वो 0 क्यों करता है, तो आप कहोगे कि उसका एंगल 90 डिग्री हो जाता है, कोस 90 0 होता है। तो W1 रीड करेगा, W2 0 रीड करेगा। ठीक है, अब कोस 90 की बात आ गई। कोस 90 कितना होता है, 0। तो 30 माइनस 90 -60 बच गया, तो कोस 60 क्या होता है बच्चों, 1/2 √3/2 VPIP। और यहां पर 30 प्लस 90 करूंगा तो 120। अब बच्चों कोस 120 बन गया। अब कोस 120 को मैं क्या लिखूंगा, कोस 180 माइनस 60, तो कोस 120 हो गया। अब बच्चों ये किस क्वाड्रेंट की बात है, सेकंड क्वाड्रेंट की बात है। सेकंड क्वाड्रेंट की बात है तो बच्चों क्या होता है, ये कोस का घर होता है, नहीं होता, तो माइनस का आएगा ना। तो माइनस का क्या आ जाएगा, कोस 60, तो ये आ गया माइनस। और कोस 60 क्या होता है बच्चों, 1/2, तो √3/2 VPIP। अब आपको कुछ नहीं समझना, आपका क्वेश्चन क्या बन गया, 2 वाटमीटर विधि में 1 वाटमीटर ऋणात्मक रीडिंग दर्शा रहा हो तो पावर फैक्टर क्या होगा, आपको कहना है 0। बस ये था कहानी। तो बच्चों ये ना समझ में आए कोई बात नहीं, ये सिर्फ मैंने आपको दिखाना था। आपके पास इसमें 4 क्वेश्चन बनती हैं कि जब दोनों वाटमीटर समान रीडिंग दिखाए तो आपका पावर फैक्टर इकाई, जब आपका 1 वाटमीटर दूसरे वाटमीटर की डबल रीडिंग दिखाए तो आपका पावर फैक्टर क्या होगा, 0.866। जब 1 वाटमीटर 0 दिखाए और दूसरा वाटमीटर रीड करे तो आपका पावर फैक्टर होगा 0.5। जब 1 वाटमीटर नेगेटिव मतलब ऋणात्मक रीडिंग दर्शाए तो पावर फैक्टर क्या होगा, 0। बस इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो आपको लोड नहीं लेना है कि सर थोड़ा सा हाई लेवल बता रहे हो। बच्चों मैं आपके दिमाग में छपा रहा हूं कि ऐसा क्यों होता है, कि आप तो पढ़ लेते हो कि एक ऋणात्मक है, क्यों होता है ऋणात्मक, जब आपका एंगल आपका प्लस चला जाता है 90 से ज्यादा तो आता है ऋणात्मक, ठीक है ना। तो ये चारों क्वेश्चन मेरे बच्चे नोट कर लेना, ठीक है। ये बाकी मैंने प्रश्नोत्तरी के अंदर चारों क्वेश्चन लगाए हुए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये आप एक बार नोट करिए और उसके बाद इसको समझिए, ठीक है। नेक्स्ट, अब बच्चों यहां से कुल शक्ति तो आपको पता है कि W को मैं कर दूंगा W1 प्लस W2, दोनों वाटमीटर की रीडिंग को जोड़ दूंगा। और इसका शक्ति गुणांक कोस 5 होता है बच्चों, कोस 10 इनवर्स √3 W2 माइनस W1 डिवाइड W1 प्लस, यहां पर W2 आएगा, ठीक है, W2 प्लस W1। तो बच्चों ये शक्ति गुणांक का फॉर्मूला भी आप लिख लेना। आप कहोगे सर ऐसा क्यों, तो बच्चों कोस 5 तो होता ही है पावर फैक्टर, तो कोस का तो कोस आ गया, और 5 बराबर क्या होता है बच्चों, 10 इनवर्स XL/R। तो 10 इनवर्स आ गया और यहां पर जो वैल्यू आई है वो लिख दी, उसके बाद में कुछ नहीं करना आपको। तो ये भी फॉर्मूला आप नोट कर लेना। ये क्वेश्चन पूछा गया था पेपर में डायरेक्ट, उसमें हेरा फेरी क्या करता है, या तो कोस ही लिखेगा क्योंकि आपको पता है कोस 5 होता है, 10 इनवर्स की जगह कुछ लिखेगा और ऊपर क्या कर देगा प्लस, नीचे कर देगा माइनस। तो इससे बच के रहना, ठीक है। नेक्स्ट, अब 3 वाटमीटर मेथड आ गया। 3 वाटमीटर में बच्चों कुछ नहीं है, 2 वाटमीटर का ही संशोधित है थोड़ा सा, इसमें 2 लाइनें चेंज होगी। यह विधि 3 कलीय 4 तार प्रणाली में संतुलित और असंतुलित भार को मापने के लिए प्रयोग की जाती है। सबसे पहला तो क्वेश्चन ये उठता है कि
3 वाट मीटर विधि क्यों आई जब हमारे पास 2 वाट मीटर था? तो बच्चों 2 वाट मीटर तो ज्यादा से ज्यादा किसको माप सकता था? 2 फेज के नीचे वाली और ज्यादा से ज्यादा 3 फेज 3 तार वाली, परंतु 3 फेज 4 तार वाली कौन नापेगा? 3 फेज 4 तार वाली 3 फेज नापेगा ना 3 वाट मीटर, तो इसलिए इसका प्रयोग किया गया। बस इतना ही अंतर है, बाकी कुछ नहीं है। 3 आपके वाट मीटर लगे हुए हैं और इधर आपका क्या लगा हुआ है? लोड लगा हुआ है। तो बच्चों इसके लिए क्या बोला जाता है? संतुलित हो रहा है, संतुलित के अंदर 3 फेज 4 तार के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? 3 वाट मीटर विधि का। तो इसमें मैंने यही लिखा है, देखिए चित्र की तरह प्रत्येक कला में 1-1 वाट मीटर संयोजित होता है, सब में दिखाया था मैंने। और कुल शक्ति क्या हो जाएगी? W1 प्लस W2 प्लस W3, और इसका शक्ति गुणांक होता है cos फाई बराबर VI डिवाइड √3 VL/IL। VI बेटा क्या होता है? पावर, और नीचे √3 इंटू VL इंटू IL। ये भी आप नोट कर लेना, ठीक है। तो बच्चों इस प्रकार मैंने आपको संतुलित लोड, असंतुलित लोड और उसके बाद में तीनों वाट मीटर मेथड, 1 वाट मीटर विधि, 2 वाट मीटर विधि, 3 वाट मीटर विधि। तो बच्चों मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और जिन बच्चों को थोड़ा सा इंटरेस्ट आता है कि सर आपने एक सीधा लिख दिया W1 बराबर √3 VPIP cos 30 माइनस फाई और cos 30 प्लस फाई, ये भी समझाइए। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, जब मेरा मापन के अंदर वाट मीटर और ऊर्जा मीटर टॉपिक आएगा, वाट मीटर और एनर्जी मीटर सुना होगा ना, तो उसके अंदर मैं आपको पूरा फेजर बनाकर वो भी दिखाऊंगा, ठीक है। अभी आपको मैंने वो बताया, वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा सफिशिएंट है। वो मैं आपको बीटेक और डिप्लोमा वालों को करवाता हूं, फेजर आपको समझ में बहुत कम आता है, फिर भी मैं इसके अंदर बताऊंगा, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, 4-5 क्लास बाद ये भी आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अब ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, रिश्तेदार हैं, उनको भी बोलिए dlife.fun यूट्यूब चैनल पर आप टाइप करिए, वहां पर आपको डेमो के तौर पर वीडियो मिल जाएगी, और इसको आप डाउनलोड कर सकते हो D-Life ऐप को गूगल पर भी जाकर, और प्ले स्टोर भी उपलब्ध है, ठीक है ना। तो प्ले स्टोर पर भी डाउनलोड कर सकते हो, और ज्यादा से ज्यादा जानकारी के लिए विजिट करिए www.dlife.fun वेबसाइट पे। तो ओके बच्चों, अब मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा, बहुत ही जल्द मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप भी एनर्जी के साथ क्वेश्चन बनाते रहिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।